1969 का तेलंगाना मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ऐसे वक्त पेश आया, इसकी मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री सुनाता हूँ मैं। होता ये कि 1967 में जो केबीआर रहते कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, इन्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते बिकॉज उनको पूछने वाला, उनसे सवाल करने वाला, उनके सामने कोई अपोजिशन नहीं रहता, क्योंकि सीपीएम और सीपीआई दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़के वोटों का बंटवारा हो जाता। तो उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुत फ़ायदा पहुंचता और केबीआर जो है बहुत ज़्यादा सीट लाके कामयाब हो जाते। मीनवाइल अगर कोई तेलंगाना की तरफ से पूछने वाला था तो उनका नाम था चन्ना रेड्डी, बट उन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर बने हुए रहते तो उन्होंने दिल्ली में बिजी रहते, और उसके अलावा तेलंगाना के लोगों को चन्ना रेड्डी से कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी। तीसरा यह है कि स्टूडेंट्स में बड़ी नाराज़गी थी। अगर हम हैदराबाद के लेवल पे देखेंगे तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नाराज़ थे, क्योंकि वहाँ की जो मतलब उस दौर की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक जो वीसी है, वाइस चांसलर, जिनका नाम है DS रेड्डी, तो इनको बार बार अपॉइंट करते जाते, जबकि एक वीसी का एक टर्म रहता, वो टर्म कंप्लीट होने के बाद उनको आगे नहीं बढ़ा सकते। बट ये जो DS रेड्डी है, इनके बारे में भी पूछा गया सवाल इससे पहले। DS रेड्डी जो है, इनका ताल्लुक AP से है, नॉट फ्रॉम तेलंगाना। तो ग्रांट्स को मंजूर कराने में, तेलंगाना के स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाने में इन्हों इम्तियाजी सलूक करते थे। ये सब आग के शोले की तरह था, लेकिन एक चिंगारी की ज़रूरत पड़ी थी 1969 में। तो ये चिंगारी का आगाज़ कहाँ से हुआ था? तो वो है खम्मम डिस्ट्रिक्ट के पालवंचा से हुआ था। कहाँ पे? पालवंचा पावर स्टेशन इशू। तो होता क्या कि सबसे पहली बात तो इस पावर स्टेशन को कायम करने के लिए 1300 से ज़्यादा, मतलब 1300 एकड़ ज़मीन जो है लोकल फार्मर्स देते। मकसद क्या है? लोकल लोगों को रोज़गार मिलना। मगर हुआ क्या कि तेलंगाना के सरप्लस फंड्स से पालवंचा पावर स्टेशन को बनाने के बावजूद टोटल जॉब्स 1400 थे, तो उसमें से तेलंगाना के लोगों को सिर्फ 200 जॉब्स ही दिए गए। और हुआ ये कि 1968 आते आते सारे जॉब्स को हटा दिया गया, मतलब पूरे जितने भी तेलंगाना के मुलाजिमीन थे उनको बर्खास्त कर दिए थे। तो यहाँ से मसला शुरू होता पालवंचा से। तो ये जो शख्स है जिनका नाम है कोलिसेट्टी रामदासु, तो इन्हों एक आम आदमी है, लेकिन सबसे पहले इन्हों ही इस मसले को उजागर करते और खम्मम और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा करते हुए लोगों को बोलते कि यहाँ पे पालवंचा पावर स्टेशन में इस तरह से हो रहा है, ये हुआ प्रॉब्लम। तो उसके बाद लोगों में शऊर आता और आहिस्ता आहिस्ता सियासी लीडर जो है उस मामले में उजागर हो जाते। और 1969 में एक और वजह जो लोगों को नाराज़ करती, उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है, उनका एटीट्यूड है। एटीट्यूड बोले तो क्या है कि तेलंगाना की तरफ से कुछ भी प्रपोजल आओ तो उन्हें रिफ्यूज़ करते थे, और लोकल जो लोग थे उसको सटायरिक अंदाज में रिमार्क करना, तंजिया अंदाज में बात करना, ये उनका रवैया होता था। तो आगे क्या हुआ? ये कोलिसेट्टी रामदासु, इनका ताल्लुक असल में इल्लेंदु से है, खम्मम के इलाके से। तो इन्हों क्या करते कि पूरे मसले को उजागर करते, और इसी सिलसिले में 1968 के नवंबर में असेंबली में भी इस पर बहस होती। और इसी दौरान क्या होता कि गौतु लच्छन्ना, इन्हों एक रहते लीडर कांग्रेस पार्टी के, इन्हों बोलते भाई आंध्रा के जो एम्प्लॉयज हैं उनको आंध्रा भिजा दो और एडिशनल पोस्ट बनाओ। लेकिन यहाँ पे होता ये कि कासु ब्रह्मानंद रेड्डी इसको रिजेक्ट कर देते, इस प्रपोजल को, और तेलंगाना को अलग करो। अब तक तो बात सिर्फ तेलंगाना के लोगों के राइट्स की बात हो रही थी कि राइट्स हो, हमको फुलफिल करो बोल के, लेकिन सेपरेट तेलंगाना कौन करो बोले तो सेपरेट तेलंगाना का स्लोगन सबसे पहले कोत्तागुडेम में दिया गया 30 दिसंबर 1968 को। ये कहाँ पे आया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट जो है पिड़तल रंगारेड्डी और तेलंगाना रीजनल काउंसिल के जो सदर वो है काउंसिल के शायद प्रेसिडेंट चक्का राव, ये लोग जो है कोत्तागुडेम जिला परिषद गर्ल्स स्कूल के पास आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ये नारा लगाया था सेपरेट तेलंगाना का पहली बार। और 1969 के जनवरी 8 को जो है अन्नाबत्तुला रविंद्रनाथ है ये, तो एक स्टूडेंट लीडर है। इन्हों क्या करे, खम्मम में जो है इनडेफिनेट, मतलब मैं अब कोई मुद्दत नहीं, बस कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक कि तेलंगाना के सेफ गार्ड्स को इंप्लीमेंट ना किया जाए। तो इन्हों फर्स्ट पर्सन है अन्नाबत्तुला रविंद्रनाथ, जो कि मतलब मर भी जाऊंगा मगर खाना नहीं खाऊंगा, ये जो भूख हड़ताल रहती है ऐसी, तो इन्हों ये करे थे। और इनके साथ जो है कवि राजामूर्ति, जो कि खम्मम म्यूनसिपालिटी के वाइस प्रेसिडेंट रहते, इन्हों एक शायर भी रहते, तो इन्हों भी जो है प्रोटेस्ट पे बैठ गए थे। और 9 ईयर एक लड़की है अनुराधा, जो कि इस प्रोटेस्ट में बैठे थे। और 1969 के 10 जनवरी को पोटू कृष्णमूर्ति, इन्हों भी जो है कोत्तागुडेम पावर स्टेशन के इसी मसले पर नॉन लोकल्स को हटाओ बोल के इन्हों भी जो है ऐसे ही भूख हड़ताल शुरू कर दिए थे। लेकिन 16 जनवरी को जो है
पुलिस की तरफ से यहाँ पे हैदराबाद में भी जो है स्टूडेंट बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करते इसी मामले में, और चूंकि हैदराबाद में भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स थे तो ज़बरदस्त लाठीचार्ज होता और कई स्टूडेंट्स जख्मी हो जाते, तो यहाँ पे भी जो है ना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होते। तो यहाँ पे एक सवाल है कि सबसे पहले किस स्टूडेंट का डेथ होता, किसका डेथ होता, फर्स्ट शहीद कौन है इस तहरीक तेलंगाना का बोले तो 24 जनवरी 1969 को जो है सदाशिवपेट में हाई स्कूल स्टूडेंट क्या करते, एक जुलूस निकालते, तो इस मौके पर पुलिस की तरफ से फायरिंग की जाती, तो यहाँ पे शंकर और कृष्णा ये दोनों जख्मी हो जाते, तो जिसका डेथ होता तो उन्होंने है शंकर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो सुना बाद में कृष्णा भी जो है डेथ, इनका भी डेथ हो जाता, बट शंकर नाम याद रखिए, सदाशिवपेट के रहने वाले हैं। और 8 और 9 मार्च को रेड्डी हॉस्टल में एक कन्वेंशन होता और ये 2 दिन तक चलता, 8 एंड 9 मार्च 1969 को, और यहाँ पे भी सेपरेट तेलंगाना का नारा दिया जाता और हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स भी जो है यही बात बोलते हैं कि नहीं भाई अब नहीं रह सकते आंध्रा के साथ, अब तो तेलंगाना को सेपरेट करना ही पड़ेगा। और इसी दौरान 13 मार्च को जब पूरे तेलंगाना में हड़ताल बढ़ जाता तो चीफ मिनिस्टर ये ऐलान करते कि उन्होंने जो है तेलंगाना के एक एक डिस्ट्रिक्ट को 1-1 करोड़ रुपए जारी करते हुए 9 करोड़ रुपए फंड जारी करेंगे, और इन्हों क्या करते, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो रहते उनको बोलते कि तेलंगाना के मामलों में गौर करिए, और जो है पोचमपाड़ प्रोजेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तेलंगाना इरिगेशन का, तो इसके फंड्स भी जो है बढ़ा देते। इसके अलावा 17 मार्च को जो है तेलंगाना के जो टीचर्स रहते हैं ये लोग तेलंगाना स्ट्रगल डे के तौर पर मनाते, और स्टूडेंट्स भी जो है इसी तरह प्रोटेस्ट में जो है हिस्सा लेते। और एनजी रंगा एक लीडर है आंध्रा के, इन्हों जो है आंध्र प्रदेश के लीडर रहते, इन्हों बोलते हैं सेपरेट तेलंगाना कर दो, तो आंध्रा के वाहिद लीडर जिन्होंने तेलंगाना को सपोर्ट किया था। और इसके अलावा पार्लियामेंट 17 मार्च को जो है पार्लियामेंट की तरफ से मुल्की रूल्स को मजीद 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाता, क्योंकि वो जो है 20 मार्च 1969 को एक्सपायर होने वाले थे। तो ये मुल्की रूल्स जो है किसके अंडर में आते बोल के भी क्वेश्चन आया था इससे पहले, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1959 के तहत में आते, ठीक है। तो इसको अमेंड करके मुल्की रूल्स को अप्लाई किया गया था, ठीक है। और क्या हुआ कि 25 मार्च, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 मार्च को 1969 तेलंगाना पीपल्स कन्वेंशन, तो इसको जो है कायम किया जाता, और इसी तेलंगाना पीपल्स कन्वेंशन को बाद में तेलंगाना प्रजा समिति में तब्दील किया जाता 25 मार्च को। तो पहले ये तेलंगाना पीपल्स कन्वेंशन था, बाद में ये तेलंगाना प्रजा समिति बन जाता। तो तेलंगाना प्रजा समिति के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है ये भी आपसे पूछा जा सकता, तो मदन मोहन है, इन्हों कहां के रहने वाले, सिद्दीपेट के रहने वाले, इन्हों कौन है, लॉयर है। तो ये सब चीजें पूछता। अब यहाँ पे 3 अप्रैल को सिटीजन्स इंटीग्रेशन एसोसिएशन ये कायम किया जाता, कमेटी या एसोसिएशन ये कायम किया जाता, और इसके जो सदर रहते एमपी जो रहते उस वक्त के वेंकट स्वामी, ठीक है, आज इनके बेटे आई थिंक एमएलए है, ठीक है, गड्डम विवेक नाम है, देखिए उन्होंने, तो जी वेंकट स्वामी जो है इसको कायम करते। इनका मकसद ये रहता कि तेलंगाना को अपोज करो और स्टेट की यूनिटी को बरकरार रखो, लेकिन बाद में जी वेंकट स्वामी जो है रिजाइन कर देते इस ओहदे से, क्योंकि बाद में उनको लगता है ये गलत आइडिया है। अब यहाँ पे क्या होता कि पिछले 3-4 महीने से तेलंगाना में प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट होते रहते, हर तरफ प्रोटेस्ट होते, रैलियां होते, और गवर्नमेंट पे एक प्रेशर पड़ते जाता, गवर्नमेंट बोलती क्या करें क्या करें क्या करें, केबीआर साहब भी परेशान रहते। ऐसे मौके पे तेलंगाना के लोग बोलते अब जो मोमेंटम पकड़े हम, ठीक है, हम लोगों में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, एक दूसरे से तालमेल की जरूरत है, वरना ये जितना भी हम अब तक मेहनत करके जो कुछ मतलब प्रेशर बना सके गवर्नमेंट पे, आगे चल के इसको कायम रखना, तो इसके लिए ये लोग कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाए तेलंगाना मूवमेंट के लिए। तो कौन कौन है इसमें, कई यूनियंस, जो भी वर्किंग यूनियंस वगैरह हैं, स्टूडेंट्स हैं, खवातीन हैं, तो ये सब लोग मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, और इसमें सबसे ज्यादा किसकी हेल्प थी, केवी रंगा रेड्डी साहब की वो थी, और इसके जो प्रेसिडेंट थे अच्युता रेड्डी है, ये नाम याद रखिए। और ये अच्युता रेड्डी कौन है आप लोग बताना, इससे पहले भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए इनके बारे में। और सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी जिसने सेपरेट तेलंगाना का मुतालबा किया था, ठीक है, ये ग्रुप 3 में परसों पूछा गया था सवाल, ठीक है, तो ये कौन सी पार्टी है बोले तो ये स्वतंत्रा पार्टी, अक्सर लोग गलत करे इसका जवाब, ठीक है। तो इसको उसके कौन थे लीडर बोलते, गौतू लच्छन्ना थे। तो ये लोग ये पार्टी बोलती है आंध्र प्रदेश में सेपरेट तेलंगाना का मुतालबा करने वाली पार्टी ये रहती, ठीक है। तो ग्रुप 3 में ये सवाल आया था। 22 अप्रैल को क्या होता, तेलंगाना डिसेप्शन डे या तेलंगाना वंचना दिनम, इसको मनाया जाता। कौन मनाते, तेलंगाना के एक्टिविस्ट मनाते, और इस मौके पे तेलंगाना के जो आंध्र प्रदेश के सीएम और मिनिस्टर्स के पुतलों को जलाया जाता और ब्लैक फ्लैग्स लेके प्रोटेस्ट किया जाता। 10 जुलाई को क्या होता, तेलंगाना प्रोटेक्शंस डे मनाया जाता, ये तो हम ऑलरेडी पढ़े, ठीक है। और क्या होता, 12 जुलाई को तेलंगाना फ्लैग डे के तौर पे मनाया जाता पूरे तेलंगाना में। और पुलिस क्या करती, एक एमपी है जीएस मेलकोटे, इनको अरेस्ट करती, ठीक है। तो इन्हों क्या करते, ईसामिया बाजार के पास जो है तेलंगाना का फ्लैग लगाते, ये बोल के तेलंगाना का कोई फ्लैग ही नहीं है, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल स्टेट नहीं था ना जब, तो इसीलिए। उसके बाद क्या होता है कि 25 जुलाई को जो है प्राइवेट बिल इन लोकसभा, ठीक है। प्राइवेट बिल तो आप जानते, एक तो मतलब एक तो
वो बिल रहता है जो हुकूमत की तरफ से पेश किया जाता, और एक प्राइवेट मेंबर बिल रहता है जो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी प्रपोज करने के लिए बिल पेश कर सकता। तो एक जो ये बिल पेश किया गया, तो ये कौन थे बोले तो एक इंडिपेंडेंट एमपी हैं जिनका नाम है नारायण रेड्डी। इन्हों जो है प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते लोकसभा में, जिसमें उन्होंने बोलते कि भाई रेफरेंडम कराया जाए पूरे तेलंगाना में ताकि लोगों की राय मालूम की जा सके। तो उसके बाद क्या होता कि 30 अगस्त को क्या होता, चीफ मिनिस्टर ये ऐलान करते कि रामागुंडम में एक फर्टिलाइजर प्लांट कायम करने जा रहे 60 करोड़ रुपए से। थोड़ा इन्हें शांत करना चाहते तेलंगाना मूवमेंट को, तो इसलिए ये ऐलान करते। फिर उसके बाद 10 से लेकर 18 अक्टूबर तक चन्ना रेड्डी की तरफ से जो है सत्याग्रह किया जाता, क्योंकि चन्ना रेड्डी साहब बिजी रहते। तो फिर जो है उसके बाद इन्होंने क्या करते कि जो है स्टूडेंट को बुलाते और आके सत्याग्रह करो बोलते। तो 3 लाख जो है लोग जो है इस सत्याग्रह में ज्वाइन करते। फिर 24 अक्टूबर को जो है टैक्स रेफ्यूजल मूवमेंट चलाया जाता परकाल में, जब वरंगल में था। तो के नरसिम्हा रेड्डी जो तेलंगाना लिबरेशन कमेटी वरंगल के जो सदर थे तो इन्हों बोलते हम टैक्स पे नहीं करते, हम ताकि हुकूमत पे प्रेशर बनाया जा सके। तो यहां पर बताना कि कुछ कमिटीज के नाम हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये नाम याद रखिए, तेलंगाना हिता रक्षण समिति, इसको कायम करने वाले रामाचारी। फिर स्टूडेंट वर्किंग कमेटी बुच्चैया इसके सदर है, ठीक है। मित्रा मंडली, ठीक है। इसी तरह तेलंगाना महासभा, इसकी डिटेल्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन साहित्य विकास मंडली, इसको कायम करने वाले कौन, मेदक डिस्ट्रिक्ट राइटर एसोसिएशन, तो यहाँ पे उनका नाम है। तो यहाँ पे कुछ अहम नाम है, तेलंगाना प्रजा समिति, मदन मोहन। तो ये सवाल चुपीच 150 मार्क्स नहीं देता कोई भी, ये सब चीज़ें पूछ के जो है आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला है। तो इसलिए ये सारे नाम याद रखिए, कोशिश करिए इसका स्क्रीनशॉट लेने की। यहाँ पे पब्लिक इंटीग्रेशन कमेटी जो है जी वेंकट स्वामी है, और तेलंगाना कांग्रेस समिति, तो इसको कुंडा लक्ष्मण बापू जी कायम करते हैं, ठीक है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स कन्वेंशन, प्रोफेसर शाह मंजूर आलम, ये भी क्वेश्चन पूछा था इससे पहले। तो इसी तरह भावा समेक्य प्रजा संगठना, ये नाम याद रखिए। तेलंगाना एनजीओ यूनियन, आमोस याद रखिए ये भी। तेलंगाना एडवोकेट यूनियन, बीसी जैन। तेलंगाना इंटीग्रेशन यूनियन, जी वेंकट स्वामी, ठीक है। तेलंगाना उद्यम समन्वय संघम, अच्युता रेड्डी, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तेलंगाना प्रजा परिषद, के आर आमोस, ये नाम भी याद रखिए। टीएनजीओ, तो इसका नाम इन्होंने हरिनाथ राव। सिटी स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन वर्किंग कमेटी, गोट्टेम गोपाल रेड्डी, ये नाम याद रखिए। तेलंगाना विमोचन समिति, के नरसिम्हा रेड्डी, ठीक है। लेबरर्स जॉइंट एक्शन कमेटी, गोविंद सिंह। स्पेशल तेलंगाना कांग्रेस फोरम, मर्री चन्ना रेड्डी। रेवोल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन, ये नाम याद रखिए, वरावरा राव, ठीक है। इनको बाद में अरेस्ट भी करते केसीआर साहब, ठीक है, बहुत लोग नाराज भी हो जाते। भारतीय साहित्य समिति, अंधे वेंकट राजम, ठीक है। और जना नाट्य मंडली, गद्दर, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको मिस ही नहीं कर सकते आप, पूरा याद करिए, इसको रट लीजिए आप, कुछ भी करिए 2 दिन। तो यहाँ पे इसी दौरान क्या होता कि ऑल पार्टी मीटिंग होती जनवरी 1969 में। 19 जनवरी 1969 में जब ये प्रोटेस्ट बिल हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो ऑल पार्टी मीटिंग की जाती। तो यहाँ पे 5 घंटों तक मीटिंग होती, चीफ मिनिस्टर पूरे पार्टीज को बुलाते और क्या बोलते कि भाई तेलंगाना के सरप्लस को जो है तेलंगाना के लिए यूज करेंगे, नॉन लोकल्स जो अपॉइंट हुए मुल्की रूल्स के खिलाफ में, उनको जो है हटा के लोकल्स को रखेंगे। तो नॉन मुल्की जो रहते, ये बात सामने आती कि 4,500 नॉन मुल्की से पूरे तेलंगाना में। तो ये बोलते कि हम जो है जियो 36, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मकसद ये रहता है कि जो नॉन लोकल्स को अपॉइंट किया गया तेलंगाना में, उनको जो है वापस आंध्र प्रदेश भिजा देना। तो कब तक भिजा देना, 28 फरवरी 1969 तक, बहुत कम टाइम लिए नो। और एक इंपॉर्टेंट वाकया यहाँ पे 1969 में पेश आता, वो ये है कि शमशाबाद रेलवे स्टेशन पे फायरिंग का वाकया पेश आता, जिसमें 6 लोग जख्मी हो जाते। और 21 जनवरी 1969 को जो है जियो 36 जारी किया जाता, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में तय होता कि जो नॉन लोकल्स हैं उनको वापस भिजा देंगे। तो आंध्रा एम्प्लॉयज जो है एक हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करते जियो 36 के खिलाफ। तो आंध्रा के एम्प्लॉयज जब रिट पिटीशन दाखिल करते, तो पहले जो हाईकोर्ट का जो बेंच रहता, डिविजनल बेंच, तो वो क्या करता है, जियो 36 को रिवोक कर देता, ठीक है, मुस्तरिद कर देता। इसका मतलब ये है कि जो आंध्रा के एम्प्लॉयज को तेलंगाना में अपॉइंट किया गया, उनको वापस नहीं भेजा सकते, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करती, डिविजनल बेंच को अपील करती इस फैसले के खिलाफ, ठीक है। तो इस अपील में जो है ये बोल सकते हैं कि भाई मुल्की रूल्स को जो है अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये बोले कि थोड़ा सा जल्दबाजी मत करो एम्प्लॉइज को भिजाने के मामले में, कुछ ऐसा सॉफ्ट रहता, कोई उतना ज्यादा वो नहीं रहता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला किया जाता कि मुल्की रूल्स जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये शुरू का फैसला है। उसके बाद जियो 36 को रिवोक कर दिया जाता, तब 28 मार्च 1969 को। तो अब यहां पे देख सकते हैं कि जनवरी में गवर्नमेंट की तरफ से जियो जारी किया जाता, फरवरी में हाईकोर्ट का फैसला आता, फिर एक और फैसला हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का तेलंगाना के फेवर में। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट को जाता, वहां से जो है फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता वो तेलंगाना के लोगों के खिलाफ, एम्प्लॉयज के खिलाफ
खिलाफ आता। तो ये सब चीजों में ये पूरा 1969 जो है ना, इतने ज्यादा प्रोटेस्ट होते, इतने ज्यादा तब्दीलियां आते कि मैं समझता हूं कि 2009 के बाद जो केसीआर करे उससे भी ज्यादा काम 1969 में हुआ था। बट आप पूछ सकते फिर जब भी तेलंगाना आ जाना था, तो मैं उसका जवाब देता हूं कि हाँ बिल्कुल तेलंगाना आ जाता था, आ जाने ही वाला था, मगर कुछ गलतियां हो गए थे तेलंगाना के लीडर्स की तरफ से। और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रहते, उनका एटीट्यूड यह था कि उन्होंने जो है बोलते थे भाई ये सब इसको हम खामोश कर सकते, क्योंकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स वगैरह उनको गलत रिपोर्ट, गलत मालूमात देते थे। फिर तेलंगाना आया कई को नहीं बोले, तो इसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। सबसे बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के लिए हर कोई कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे वर्ड है अपॉर्चुनिज्म। अपॉर्चुनिज्म का मतलब ये रहता है कि हर कोई ये कोशिश कर रहा था भाई, मफाद परस्ती की चक्कर में था कि कुछ भी करो, अपने सियासी रोटी को जो है सेंको। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, एम्प्लॉयज हो, हर इंटेलेक्चुअल्स हो, हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि भाई कुछ भी करो भाई, हम सियासी या तो सियासी लीडर की चापलूसी करो या उसको डराओ और कुछ अपने मतलब की चीज हासिल कर लो, ये चल रहा था। जब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लीडरशिप का था का प्रॉब्लम था, लीडरशिप। आज जो कौम भी जो है दुनिया में परेशान है, कौम की बात कर रहा हूँ, वहां पे लीडरशिप की कमी नजर आती, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही था कि तेलंगाना प्रजा समिति को मर्री चन्नारेड्डी लीड करे, तेलंगाना कांग्रेस कमेटी को कोंडा लक्ष्मण बापूजी लीड करे, तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट को जो है वी राजू और नरोत्तम रेड्डी, ये लोग जो है लीड कर रहे। लेकिन क्या है कि एक फ्रैगमेंटेशन था, एक इत्तेहाद नहीं था, और ये था। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लिमिटेड लेजिस्लेटिव सपोर्ट, मतलब एमएलए का सपोर्ट बहुत कम था, क्योंकि यहाँ पे टोटल 74 कांग्रेस के एमएलए थे, मतलब एपी की असेंबली में 294 शायद थे जब, तो उसमें से जो भी 119 है ना तेलंगाना के असेंबली मेंबर्स, इसमें से 74 जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनमें से 74 में से सिर्फ 24 लोग ऐसे थे सेपरेट तेलंगाना को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये है कि उसमें से कई लोग तो ऐसे थे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ थे, मगर बोलते कुछ भी नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोलते नहीं थे, डर था उन लोगों को। अब यहाँ पे और एक क्या है, इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल मूवमेंट जो भी थे, वो भी जो है बड़े ऐसे थे जो तेलंगाना के लिए नुकसान पहुंचाए। वो ये है कि उन्हें केबीआर को बोलते तुम रिजाइन करो, सही काम नहीं कर रहे, तेलंगाना के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उनकी जगह पीवी नरसिम्हा राव को जो है वो करते, तकर्रुर करते, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव चीफ मिनिस्टर बन जाते। उसके बाद क्या होता कि तेलंगाना प्रजा समिति को जो है आंध्र कांग्रेस पार्टी में जम कर देते, तो उसकी वजह से जो तेलंगाना का जो डिमांड रहता है वो हल्का पड़ जाता। फिर और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो तेलंगाना मूवमेंट जहां कहीं भी चला, या तो वरंगल में चला और कई अजला में चला, लेकिन वो पूरा अर्बन सेंट्रिक था, ज्यादातर शहरी इलाकों में चल रहा था। देही इलाकों में लोग मारे मारे फिर रहे थे अपने रोजगार के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, तो वो थे। और कई लीडर्स को यहाँ पे जेल भिजा दिया गया था, ठीक है। तो जो स्ट्रांग लीडरशिप की जो मौजूदगी का एहसास हो रहा था, वहां पे सारे के सारे जो है जेल में थे, तो मूवमेंट जो है कमजोर पड़ गया था। और क्या होता था कि जो अपोजिशन पार्टीज जो थे उस वक्त, कांग्रेस के अपोजिशन में जो नेशनल लेवल पे थे, जो जनसंघ बाद में जाके बीजेपी हो जाती है, और कम्युनिस्ट पार्टी, ये लोग बोलते थे भाई देश को मुत्तहिद रखो, और अब अलहदा तेलंगाना का डिमांड मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप करेंगे तो कोई और स्टेट वाला आगे चल के करेंगे, उन भी जो है बोलता हमारे को अलग स्टेट दो, ये दो वो दो। और इसी दौरान क्या होता कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एफिलिएटेड ट्रेड यूनियन रहते, आपको तो मालूम है कि एम्प्लॉय यूनियन, ट्रेड यूनियन, ये सारी चीजें रहते। तो कांग्रेस के जो ट्रेड यूनियन थे, लीडर संजीवैया, उन्होंने बोलते मैं पूरे एम्प्लॉयज को खामोश बिठा देता हूँ, तो और मसला हल्का पड़ जाता। फिर उसके अलावा क्या होता कि स्टूडेंट्स को भी एक डर था एग्जाम्स के बारे में और एकेडमिक लॉस के बारे में, और फ्यूचर में ये भी था कि अगर केस बुक हुआ तो जॉब नहीं मिलती, ऐसा डराते थे हुकूमत की तरफ से। तो ये भी जो है स्टूडेंट डर के जो है थोड़ा पीछे हट गए थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे उसको उजागर कर रहे, वो ये है कि अगर आप कोई भी मूवमेंट चला रहे हैं तो खाली जो है रैली, नारे या फिर प्रोटेस्ट से नहीं होता, बल्कि लोगों को उजागर करना पड़ता, लोगों को बताना पड़ता। तो पॉम्फलेट छापते, लोगों को बाशऊर करना पड़ता कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। और जब तक लोग बाशऊर नहीं होंगे तो कोई मूवमेंट नहीं चल सकता। अगर आप ये समझ रहे कि मतलब हड़ताल करके, प्रोटेस्ट करके, कुछ भी करके हम मूवमेंट को आगे बढ़ाते नहीं कर सकते। जब तक लोगों में शऊर ना हो, कोई भी मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो एजुकेशनल मटेरियल्स की जरूरत पड़ती, बुक्स की जरूरत पड़ती, पॉम्पलेट्स की जरूरत पड़ती, वो चीजें होना है, ठीक है। तो एग्रेसिव स्लोगन से या प्रोवोकेटिव स्पीचेस से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इस मूवमेंट का नतीजा क्या होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लीडरशिप एमर्ज हुई, ठीक है। एक लीडरशिप एमर्ज हुई, मतलब कई स्टूडेंट्स थे जो बाद में जाके लीडर्स बने थे, ठीक है। तो जैसा जीएम अंजैया बाद में एक प्रोमिनेंट लीडर बने थे, और भी कई लीडर्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं, जैसा कि हमारे जयशंकर सर हैं और प्रोफेसर कोदंडराम, ये सारे लोग जो है बाद में जाके बड़े लीडर्स बने थे। और उसके बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट्स लीडर्स, जैसे मैं भी बताया कि प्रोफेसर जयशंकर, केशवराव जाधव, भूपति कृष्णमूर्ति, कालोजी नारायण राव, ये सारे लोग जो है ना बड़े लीडर्स बन गए और स्ट्रांग फाउंडेशन बने थे, और एक कल्चर
यहाँ पे ये बना था, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बता के अपना वीडियो खत्म कर देता हूँ। वो ये है कि एक स्ट्रगल कल्चर पैदा हुआ था, ठीक है। हमारी कौम का भी ये मसला है कि हम भी जो है मूवमेंट्स करते, लेकिन स्ट्रगल कल्चर नहीं, हम खाली व्हाट्सएप पे शेयर कर लेते। स्ट्रगल कल्चर का मतलब क्या है आपको बताता हूँ कि आप हुकूमत से टकराना, आपको जो लगे कि जहां पर नाइंसाफी हो रही तो आपके अंदर स्ट्रगल करना, घर से निकलना। तो कल्चरल शिफ्ट का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स में, यहाँ के लोगों में एक शऊर पैदा हुआ कि भाई अब हमको जो है गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट करना है, जो गवर्नमेंट हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, हमको इसके खिलाफ आवाज उठाना है। तो ये जो आराम पसंद जिंदगी को कुर्बान करके स्ट्रगल कल्चर जो पैदा होना था वो 1969 में पैदा हुआ और आगे चल के 2014 तक ये कंटिन्यू रहा। तो अगर हमारे को भी जिंदगी में कामयाब होना है, अगर कुछ मकसद हासिल करना है किसी कौम को, तो स्ट्रगल कल्चर की आदत डालनी पड़ेगी।